आपके एक्सप्लेनेशन से तो ऐसा लगता है कि जैनजीस अच्छे लोग हैं, लेकिन जो अक्रॉस इंटरनेट देखते हैं हम या जो लोग बात करते हैं उसको जैनजीस को बहुत नेगेटिव तो बोल मुझे देंगे यहाँ यार। पे अब मज़ीद नहीं रुकना, क्योंकि यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप इनके साथ फ्रेंड्स बन के चल सकते हैं, लेकिन आप इनके साथ बॉस बनकर अब नहीं। एकेडमिक्स में बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, और कॉरपोरेट का माहौल बहुत अलग है। आप मेरे सीनियर हैं, आप इसको बहुत अच्छे से। और अवेंजा को कैसा लगा आपको लिखते हुए? अवेंजा तो अवेंजा को आपने क्या दिया मतलब? अवेंजा मेरे लिए तो एक अवेंजा मेरे वो मैं किसी हद तक शुरू करने में कामयाब रहा। प्लस जो हमारी कन्वर्जेशनल बैंकिंग की प्रोडक्ट है, वो हमने अभी रिसेंट अफ्रीका समिट जो हुआ था उसमें प्रेजेंट भी। उसके बाद जब आप प्री सेल्स में आए, मतलब प्री सेल्स के एक ओपनिंग थी, तो आपने क्या सोचा मतलब प्री सेल्स में कर लूँगा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद नवी स्लोट और आप देख रहे हैं बातें। आज का जो एपिसोड है उसमें हमने दावत दी है काजी साहब को। और काजी साहब जो हैं वो एक्स एकेडमिया, मतलब उनका बैकग्राउंड एकेडमिक से बहुत ज़्यादा है, पहले पढ़ाते रहे हैं और अपने कैरियर की ट्रांजिशन में वो अब जो उनका सफ़र चल रहा है उसके अंदर वो अब प्री सेल्स के अंदर जा चुके हैं, अवेंजा के साथ काम कर रहे हैं। और काफ़ी जर्नी उनका ऐसा है जो कि इवॉल्व होता गया है। तो आज हम उनसे बात करेंगे अकेडमिया के बारे में भी, और ये प्री सेल्स क्या होती है, सेल्स से पहले की टर्म किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में। वैसे भी इस बातों के एपिसोड्स में आपको पता ही है कि हम रियल प्रॉब्लम्स, रियल ट्रांजिशंस ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो आइए काजी साहब से बात करते हैं इनकी इंडस्ट्री के बारे में कि प्री सेल्स में क्या क्या मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, और किस तरह किसी को अगर आना है प्री सेल्स में तो वो कैसे आ सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं काजी भाई, और जो एक्स ट्रेनर भी रह चुके हैं और आजकल प्री सेल्स में काम कर रहे हैं वेंजा के अंदर। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम नमीद भाई, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक और यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, वरना मैं पूछने वाला था कैसे आना हो। सही। तो अच्छा, तो काजी भाई पहले आप ट्रेनर थे, आपने बताया, मुझे ऐसा लगता नहीं लेकिन आप थे और अब आप प्री सेल्स में आ गए, तो ये बीच में क्या मतलब क्या हुआ ऐसा? ठीक है, तो एक्चुअली ये जर्नी थोड़ी मैं पीछे से स्टार्ट करना चाहूँगा। जब मैंने मास्टर्स किया एनईडी यूनिवर्सिटी से, सो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ पीएचपी डेवलपर। मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के अंदर जो है वो एज अ पीएचपी डेवलपर, जिसमें हम मजेंटो के फ्रेमवर्क पे काम कर रहे थे। देन आई रियलाइज कि मुझे जो है वो, क्योंकि नाम में काजी है और काजी लोग वैसे सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ निकाह पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काजी जो कास्ट है, ये मेरे जो आबा अजदाद थे उनका ताल्लुक टीचिंग के शोबे से था। तो वो इट वाज इन माय ब्लड। तो मैंने देन रियलाइज़ किया कि मुझे टीचिंग का शौक है और टीचिंग ही मेरा पैशन है। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी इन एकेडमिक्स फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। इकरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, देन इकरा में पढ़ाया। वहाँ से मैंने फिर ट्रांजिशन की डीएचए सोफा यूनिवर्सिटी में एज अ सीनियर लेक्चरर सर्व किया। देन वहाँ से मैं यूआईटी, लास्ट मेरी जो UIT? यूआईटी उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ अच्छा, वहाँ वहाँ से टेक्नोलॉजी। मैंने भी पढ़ा है। ओके, सही। पढ़ा तो है। मैं वहाँ पे एज अ सीनियर लेक्चरर सर्व कर रहा था। देन आई गॉट कॉल फ्रॉम अवांजा सॉल्यूशंस। इनके पास एक इंक्यूबेशन का नया कॉन्सेप्ट आया था, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ टीचर जो कि इंक्यूबेशन की रिसोर्स को ट्रेन कर सके और देन फिर उनको यूनिट में डिप्लॉय कर सके। सॉर्ट ऑफ इनके पास ये था कि हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो बच्चों को थोड़ा सा मेंटोरशिप कर सके, क्योंकि आपको पता है आजकल हम वी आर डीलिंग विद जेनजीज। तो हम क्योंकि एकेडमिक्स में डेली बेसिस पे वो काम कर रहे होते हैं, और इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेना था, उन्हें ट्रेन करना था और देन फिर उनको यूनिट्स में डिप्लॉय करना था। सो ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग रोल था। बट देन आपको पता है कि एक इंडस्ट्री वाइज डाउनफॉल आया, जिसमें जो है हायरिंग्स काफ़ी कम हो गई थी।
तो उस दौरान मैं जो है वो बिल्कुल फ्री था। तकरीबन एक बैच आया था जिसमें 5 महीने कोई बैच हमने इनटेक नहीं लिया था। सो देन इट वाज म्यूचुअली डिसाइडेड, जो अपर मैनेजमेंट की तरफ से था, कि हम जो है वो इन अ मीन टाइम जो है हमाद भाई के पास, जो हम मेरे मेंटोर हैं और मेरे बहुत, मैं तो मेंटोर कहता हूँ, तो उनके पास एक ओपनिंग थी प्री सेल्स हेड की। तो क्योंकि मेरा मास्टर्स जो है वो एआई में था, और देन मैं एकेडमिक्स का बैकग्राउंड था, तो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मुझे प्री सेल्स, क्योंकि प्री सेल्स के रोल में भी सॉर्ट ऑफ आप प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, आप क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं, क्लाइंट को डेमोस दे रहे होते हैं। तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मुझे वहाँ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो इस वजह से ये ट्रांजिशन हुई ट्रेनिंग से प्री सेल्स हेड की पोजीशन पे, देन में आया। और अब जो है वो मैं प्री सेल्स हेड भी हूँ, और साथ साथ एआई की ड्राइव भी मेरे साथ, मैं मेरे अंडर में ही चल रही है, जिसमें मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं। अच्छा, अभी आपने बोला कि यार जेनजीज का एक एक्सपीरियंस है। हम्म। जेनजीज काफी वर्ड लोग यूज करते हैं, वो बज वर्ड है या इससे घबराने की क्या बात है? एक जनरेशन है बस। एग्जैक्टली है तो बजवर्ड, लेकिन अगर आप बिहेवियरल देखेंगे उनका, एक आप एक कंपैरिजन निकालेंगे, जो मिलेनियल्स थे वो उनका सोचने का नज़रिया बहुत डिफरेंट था जॉब के हवाले से। अगर वो जिस तरह से सोचते थे, तो जेनजीज उस तरह से बिल्कुल नहीं सोचते। मिलेनियल्स को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती थी जो कि जेनजीज में बिल्कुल भी नहीं है। और तो इस वजह से, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये टेक्नोलॉजी को देखते हुए बड़ी हुई है, बचपन से ही इनके पास आईपैड्स थे, और इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल रहे हैं। इंटरनेट इनको बहुत हाई स्पीड मिले हैं। तो हमने जब इंटरनेट देखा था पहली दफ़ा, तो आई वॉज इन 9 क्लास। तो मेरे बचपन से मुझे जो है वो डेफिनेटली इतना रिसोर्सफुल नहीं रहा एज कम्पेयर टू जेनजीज। तो इस वजह से ये बहुत स्मार्ट होते हैं। और एकेडमिक्स में हमें ये सिखाया जाता है बाकायदा कि आपने जो है वो जेनजीज से डील कैसे करना है, और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं कि अच्छा, तो आपके एक्सप्लेनेशन से तो ऐसा लगता है कि जेनजीज अच्छे लोग हैं, लेकिन जो अक्रॉस इंटरनेट देखते हैं हम, या जो लोग बात करते हैं उसको जेनजीज को बहुत नेगेटिव बोलते हैं कि यार सही नहीं होते लोग, जेनजीज हैं ये लोग, इनको नहीं पता कुछ भी, और ये सब। बिल्कुल, मैं नवीद भाई इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा इनके साथ डील किया है। तो ये नो डाउट बहुत अच्छे लोग होते हैं, और इनके अंदर एक बहुत डिफरेंट पोटेंशियल है, जो कि चीज़ों को एक्सप्लोर करने से लेकर, और बहुत फोकस्ड होते हैं ये, और थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, और इनमें फेयरलेस होते हैं, ट्राई करने से डरते नहीं हैं। तो अब जैसे मैं इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, इवन अवांजा में भी मैं इंटर्नशिप के बैचेस, अभी भी हमारे पास जीयू टेक के 4 बच्चे इंटर्नशिप पर मौजूद हैं। तो मुझे ये फील होता है कि आप इनको फेयर की बेस पे नहीं ड्राइव कर सकते। आप इन्हें एक खुला ग्राउंड दें, और आप इन्हें अथॉरिटी दें, और ये देन फिर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। अदरवाइज अगर जिस तरीके से मिलीनियल्स के साथ आप डील करते थे, कि आप उनको थोड़ा सा फेयर देते थे, कि भाई आप जो है ना ऐसा करें वरना तो ऐसा हो जाएगा। सो देवर दैट काइंड ऑफ नेशन, जो कि थोड़ा सा जनरेशन, सॉरी, जो कि थोड़ा सा डर की बेस पे चल रहे होते थे। बट ये जो है ये शौक की बेस के ऊपर चल रहे होते हैं। तो इनकी आप इनको खुला मैदान देंगे, ये आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इनको डराएंगे तो सॉरी टू से, लेकिन ये जो है वो आपका साथ छोड़ जाएंगे। तो आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो इनके साथ है, वो यही है कि दे स्विच वेरी क्विकली, दे डोंट केयर। हम सोचते थे यार हमारे जो शिफ्ट्स हैं वो 2-2 साल से पहले नहीं होने चाहिए, ये हमारा माइंडसेट था। इनका माइंडसेट ये है कि आज अगर बॉस ने मुझे जो है ना वो आंख से इस तरह से घूर के देखा है, तो मुझे यहाँ पे अब मज़ीद नहीं रुकना, क्योंकि यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप इनके साथ फ्रेंड्स बन के चल सकते हैं, लेकिन आप इनके साथ बॉस बनकर अब नहीं चल सकते। तो एक बहुत बड़ा गैप है माइंडसेट का, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो आप जब एकेडमिया में थे तो आपने जो सीनियर लेक्चरर थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और आपने तो काफ़ी काम किया वहाँ पर, तो उसकी जो स्किल है वो कहाँ तक अभी तक आपको काम आ रही है? जैसे कि मैंने बताया कि प्री सेल्स के रोल के अंदर एक बहुत कोर कंपोनेंट है डेमो एंड प्रेजेंटेशन का।
तो मुझे यहाँ पर अपना वही प्रीवियस बैकग्राउंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है कि मैं क्लाइंट के सामने जाके इवन पूरा बैंक्स के अंदर हम जाते हैं तो पूरा बोर्ड भी सम टाइम पूरा सी सूट बैठा हुआ होता है और वहाँ सामने खड़े होकर आपको प्रेजेंट करना होता है। सो मुझे वो फेयर नहीं रहा, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में भी आई वॉज डेफिनेटली वेरी यूज टू इट के रोज़ क्लास में जा रहे हैं। सम टाइम इकरा यूनिवर्सिटी का क्योंकि इनटेक ज़्यादा होता था तो तकरीबन 50-60 बच्चा क्लास में बैठा हुआ होता था। इसी तरह यूआईटी का इनटेक भी अच्छा होता था, तो 40 एवरेज स्टूडेंट मेरी हर क्लास में बैठे होते थे और उनसे मुझे पूरा लेक्चर डिलीवर करना होता था, उनकी क्यूरीज को सेटिस्फाई करना होता था। तो इस वजह से मेरे उस एक्सपीरियंस ने मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से मैं प्री सेल्स के रोल में अल्हम्दुलिल्लाह डेमो एंड प्रेजेंटेशंस को बहुत अच्छे से दे पाता हूँ। अच्छा, तो फिर जब आप अवेंजा में आए तो एज अ ट्रेनर, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या लगा आपको, मतलब उससे? बिल्कुल। तो एकेडमिक्स में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए यहाँ पे फ़र्क था वो ये था कि एकेडमिक्स में बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, और कॉरपोरेट का माहौल बहुत अलग है। आप इसको बहुत, आप मेरे सीनियर हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉरपोरेट जो है वो तभी रिस्पेक्ट करता है जब आप बिजनेस डेफिनेटली ला कर देते हैं। तो एकेडमिक्स में आप टीचर होते हैं, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, आप की स्टेक होल्डर होते हैं पूरे सिस्टम के अंदर। बट कॉरपोरेट के अंदर आने के बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे एलिमेंट फील हुआ वो ये रिस्पेक्ट का था, कि यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट उस तरह से डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता अलग होता है, और बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता मैंने बहुत अरसे बाद ऑब्जर्व किया था। देन एक जो दूसरा गैप मुझे नज़र आता है कि एकेडमिक्स में जो है वो आप बहुत रिसर्च माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं, आपके ऊपर कोई बॉस का प्रेशर नहीं होता, कोई टफ डेडलाइंस नहीं होती। ऑल दो डेडलाइंस होती हैं लेकिन इतनी टफ नहीं होती, उनके साथ कोई फाइनेंशियल माइलस्टोन इंटैक्ट नहीं होते। बट कॉर्पोरेट के अंदर आपकी जो डेडलाइंस हैं उनके साथ फाइनेंशियल माइलस्टोन इंटैक्ट होते हैं, तो आपको उन डेडलाइंस को बहुत सीरियस लेना होता है और उसके लिए आपको बहुत अग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करना होता है, तो आप हर वक्त एक हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये एक फ़र्क रहा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। और फिर एक रूटीन का बहुत ज़्यादा फ़र्क था, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग आवर्स कम होते हैं एकेडमिया में। आप ओके। रिलैक्स होते हैं कि आपने क्लास ले ली, अब आप अपना चले गए घर से, आपने रिसर्च वर्क कर लिया। लेकिन यहाँ कॉर्पोरेट के अंदर डेफिनेटली यू आर बाउंड टू डेफिनेटली गिव 9 to 6। वो एक 9 to 6 वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं मौजूद है, है। तो इस वजह से ये कुछ फ़र्क थे जो कि मुझे फील हुए। और अवेंजा को कैसा लगा आपको लिखते हुए? अवेंजा तो अवेंजा को आपने क्या दिया, मतलब? अवेंजा मेरे लिए तो एक अवेंजा मेरे लिए सीखने की एक यूनिवर्सिटी की तरह मुझे लगी, क्योंकि मैं जब मेरी ये ट्रांजिशन हुई, ऑल्दो कि मेरे पास एक एकेडमिक का एक्सपीरियंस था, मुझे नॉलेज थी, लेकिन एक स्पेसिफिक डोमेन की नॉलेज हमेशा आपको पॉलिश करती है। तो आप इन जनरल तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, आजकल एआई का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है, आप इन जनरल चीज़ों को पढ़ते रहिए, लेकिन जब तक आपको डोमेन नहीं मिलेगा तब तक आप किसी उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो अवेंजा ने मुझे वो डोमेन दिया कि मेरी जो एमएल और एआई की नॉलेज थी जो मैंने एकेडमिक्स से गेन की थी, उसको मैं एक स्पेसिफिक डोमेन में इम्प्लीमेंट करूं, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हमने कन्वर्जेशनल बैंकिंग बनाया, और इसके साथ साथ हमने जो है वो एआई एजेंट्स बनाए एचआर के लिए भी और आईएएस डिपार्टमेंट के लिए भी। और वी हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड, जो कि कुछ लोगों के इल्म में है, कुछ लोगों के इल्म में नहीं है। हमने रैक बेस्ड जो है वो एजेंट डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसमें आप एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं एंड दे रिस्पोंड वेरी एफिशिएंटली, और वो बहुत अच्छा एम्पथाइज भी करते हैं क्लाइंट की जो कंडीशन वो बताता है। तो इससे मुझे ये लगता है कि अमेंजा के अंदर जो है वो एआई की ड्राइव है, वो मैं किसी हद तक शुरू करने में कामयाब रहा। प्लस जो हमारी कन्वर्जेशनल बैंकिंग की प्रोडक्ट है वो हमने अभी रिसेंट अफ्रीका समिट जो हुआ था उसमें प्रेजेंट भी की थी। तो ये एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, अवेंजा ने दी, कि मैं अपनी उस नॉलेज बेस को इम्प्लीमेंट कर सकूं एक प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर और उसके रिजल्ट्स देख सकूं। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड आई रियली एंजॉयड इट।
तो फिर उसके बाद जब आप प्री सेल्स में आए, मतलब प्री सेल्स के एक ओपनिंग थी, तो आपने क्या सोचा, मतलब प्री सेल्स में कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादातर तो प्री सेल्स सेल्स है, तो लोग सोचते हैं कि यार सपोर्ट का काम होगा या फिर कुछ बेचना होगा, तो आपका ताल्लुक तो दूर दूर तक था ही नहीं ना ये बेचने का। अच्छा, वैसे एक ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है प्री सेल्स का। सेल्स से टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। एक इंटीग्रेशन ज़रूर है सेल्स के साथ। सेल्स लीड जनरेट करता है और हम उस लीड को देखते हैं, उसमें हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, रिक्वायरमेंट समझने के बाद हम उनको सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं। तो हमारा जो कोर एरिया है वो ये है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना और उनको एक टेक्निकली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करके देना कि आपका मसला इस सॉल्यूशन से हल हो जाएगा। अब उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं RFPs, RFCs और देन टेक्निकल प्रपोजल्स, इन ये राइटिंग का एक बहुत बड़ा इसमें एलिमेंट है। डेमो एंड प्रेजेंटेशंस इसके अंदर शामिल हैं, प्लस इसमें एस्टिमेशंस शामिल हैं, जो कि हम आप लोगों से आप तो बेहतर समझते हैं कि हम यूनिट से कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं कि हमें इस क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है और हमें आपसे इसकी एफर्ट्स चाहिए। देन उन एफर्ट्स को हम क्लाइंट के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता और उसको टेक्निकली समझाना पड़ता है कि भाई ये जो काम है इसकी ये एफर्ट्स हैं। फिर वो उसमें टेक्निकल ग्राउंड पे क्योंकि सेल्स वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, सेल्स के लोग जो होते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक नहीं होते, CS के डोमेन के नहीं होते। तो हम क्योंकि CS के डोमेन से बिलोंग करते हैं, हम प्रोग्रामिंग भी जानते हैं, तो हम उनको फिर टेक्निकल ग्राउंड पे भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि यहाँ से कॉल आएगी, इस सिस्टम पे जाएगी, यहाँ यहाँ इंटीग्रेशंस हैं, यहाँ पे नया नेटवर्क इंटीग्रेट हो रहा है तो इसकी एफर्ट्स इतने दिन की हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे प्री सेल्स के रोल में ही होती हैं। तो बेसिकली इसको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कहना जो है वो ज़्यादा सही वर्ड मुझे लगता है। प्री सेल्स से ये फीलर ज़रूर आता है कि कहीं कोई शायद इसमें सेल्स रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है, लेकिन हकीकतन ऐसा मेरे नहीं ख्याल में ऐसा नहीं होता। तो फिर इसका नाम ये क्यों रखा है, नाम कुछ और रख लें। हाँ, इसका नाम इसीलिए ये रखा कि एक्चुअली हर काम को करने से पहले ना प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि ये प्री सेल्स नाम से ही जाहिर है कि सेल्स से पहले जितने भी काम हैं उनको करने का एक डिपार्टमेंट, यानी से मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले जो सेल्स वाले हैं वो लीड जनरेट करते हैं, उन्होंने बोला भाई बिल्कुल ये ऐसे ही। रिक्वायरमेंट है ये, और वो ये समझते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये बिक जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही है। ठीक है, फिर लेकिन प्री सेल्स वाला आता है कि बोला नहीं भाई रुको, हम पहले अंदर बात करेंगे और देखेंगे कि भाई तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा ही है कि नहीं, जी, मैं ऐसा इसको है। मतलब बिल्कुल इसको अगर ये समझें तो। मैं बिल्कुल इसको थोड़ा सा और मज़ीद, आपने बिल्कुल इसको सही हाईलाइट किया। तो होता ये है कि हमारी जो सेल्स टीम है वो क्लाइंट विजिट्स करती है और क्लाइंट उनको एक BRD दे देते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं और कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो पोटेंशियल कस्टमर हैं। पोटेंशियल कस्टमर जो हैं वो हमेशा हमारे सॉल्यूशन को, अभी क्योंकि उन्हें हमारे सॉल्यूशन का नहीं पता तो वो हमसे कंप्लीट सॉल्यूशन ख़रीदते हैं। लेकिन कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जहां हमारे सॉल्यूशन चल रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन जो चल रहे हैं उनमें चेंज चाहते हैं। उसके लिए वो हमारी सेल्स टीम को BRD देते हैं, सेल्स टीम वो BRD हमें देती है। हम क्योंकि सिस्टम की कैपेबिलिटी जानते हैं तो हम उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये डूएबल है या नहीं है एट फर्स्ट स्टेट। फिर उसके बाद हम क्लाइंट से मीटिंग करते हैं कि भाई आप इसको इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से कर लें तो ये काम आपका हो जाएगा। देन स्कोप एग्री हो जाता है तो हम एक RFC लिख के उनको देते हैं और उनसे वो चीज़ डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि जी ये स्कोप हमारा आपके साथ एग्री है। फिर देन वो डॉक्यूमेंट हम यूनिट को देते हैं कि भाई ये स्कोप है, इसके ऊपर आप हमें एस्टिमेशंस दे दें। वो हमें एस्टिमेशंस देते हैं। देन फिर हम उन एस्टिमेशंस की बेस पे सेल्स टीम को बताते हैं कि भाई ये एस्टिमेशन है। देन फिर सेल्स टीम जो है वो क्लाइंट को फाइनेंशियल शेयर करती है, उन एस्टिमेशंस को फाइन डेफिनेटली एक अमाउंट में कन्वर्ट करके भाई इन एफर्ट्स की बेस पे, और फिर वो रीजन वाइज हमारा एक रेट होता है। तो ये बहुत एक डिटेल्ड एक्टिविटी होती है जो कि सेल से पहले की एक्टिविटी है, एक्चुअल PO आने से पहले की तो मतलब एक्टिविटी अगर है। प्री सेल्स में आ जाए कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, तो फिर वो जाती है क्या क्या होता सेल्स है, बिल्कुल रिवर्ट, ऐसे ही है। बहुत ऐसा सारी हुआ है। बहुत मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे मैंने देखा है कि क्लाइंट की तरफ से, क्योंकि बिजनेस हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा होता है,
तो बिजनेस के लोग भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, तो वो बहुत दफ़ा एक ऐसी रिक्वायरमेंट दे देते हैं जो कि डुएबल ही नहीं है, यानी या तो हमारे सिस्टम के अंदर वो मॉड्यूल है ही नहीं। बीइंग अवांजा क्योंकि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो हमें अपनी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज़ को देखना होता है, और डेफिनेटली हम कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन किसी ऐसी कस्टमाइजेशन के अंदर हम नहीं जा रहे होते कि जिसके अंदर हमारी बैंडविड्थ एग्जॉस्ट हो जाए और हम अल्टीमेटली उसे अचीव ना कर सकें। मिसाल के तौर पे आजकल एआई का बहुत बूम है। हर बैंक चाहता है कि सीआरएम या मिडलवेयर जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर आप एआई से रिलेटेड जो है वो हमें कुछ बना कर दें। ऑल्दो इन आवर लैब वी हैव मेड सो मैनी मॉड्यूल्स, लेकिन यहाँ रेगुलेटर के बहुत सारी कंप्लाइंसेस हैं जिनकी वजह से बैंक अभी एआई बेस्ड सॉल्यूशन को नहीं ले सकते ड्यू टू रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। तो उस पे हमें फिर क्लाइंट को स्ट्रेट तो डेफिनेटली नो नहीं कहते, लेकिन हम उन्हें ये लिमिटेशंस बताते हैं कि आपकी जो चाहत है वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आप अगर एलएलएम को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका डाटा क्लाउड पर जाएगा, जिसकी वजह से आप रेगुलेटर की उस पॉलिसी की वायलेशन कर देंगे और आप अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन फ्लाई नहीं करेगा। तो ये एक होता है एक्चुअली, और बस अवकात हमें मना भी करना पड़ता है कि ये लीड जो है वो लेकिन हमें कन्विंस करना पड़ता है क्लाइंट को। तो आजकल जो इंडस्ट्री चल रही है तो उसमें आप क्या समझते हैं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना काफ़ी है या फिर कम्युनिकेशन और आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो भी होना ज़रूरी है या वो ज़्यादा ज़रूरी हैं? आजकल जो इंडस्ट्री है उसमें डेफिनेटली हर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट की जो नीड है वो डिफरेंट है। बीइंग अ प्री सेल्स लीड, जो मैं समझता हूँ हमारे डिपार्टमेंट में जो भी लोग आते हैं उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक तो ये कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उनके अंदर एक एम्पथाइज करने का फैक्टर होना चाहिए क्लाइंट के साथ भी, और दे शुड हैव अ वेरी गुड लिसनिंग कैपेबिलिटी, कि वो बहुत अच्छे लिसनर होने चाहिए। अदरवाइज वो जब तक सुनेंगे ही नहीं तो वो सॉल्यूशन कैसे प्रपोज नहीं, देखो कि करेंगे। आजकल मतलब ऐसे होता है ना, काफ़ी डेवलपर्स अच्छे हैं हमारे पास, इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, आपकी कंपनी में भी अच्छे डेवलपर्स हैं, लेकिन वो करते क्या है यार, वो बोलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलेंगे यार भाई ये तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ऐसे अब ही है। ये आप जो क्लाइंट को उस वक्त समझ नहीं आ रहा, या क्लाइंट कोई और मूड में है, या हम्म, क्लाइंट जो है ना वो रिजिड हो गया है कि नहीं भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। सही। अब वो गलत बोल रहा है क्लाइंट, हम्म। और डेवलपर सही बोल रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसे एक ही। बोलने का एक तरीका होता है, वो जब वो बोलता है तो क्लाइंट फट जाता है। तो बिल्कुल उसके ऐसे ही। लिए मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट है सॉफ्ट स्किल, हम्म। मतलब समझाना उनको कि बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम फिर यही करते हैं कि एक हद तक क्लाइंट से एग्री करते हैं, और फिर उन्हें हम समझाते हैं कि आप भी क्लाइंट से बात करते हैं तो यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रैशनल, कि आप उसको ऐसे ही नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता। सीधा बोल दिया कि भाई आप आप हाँ गलत बोल बिल्कुल रहे हैं। ये इस तरह से आप मार्केट में बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मार्केट में बिजनेस करना है तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट को डिप्लोमेटिकली टैकल करना आना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपका सबसे पहले अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। पहले आप उसकी पूरी बात सुने, और उसके बाद एक अपने पास एक रैशनल प्रिपेयर करें कि मैं इसको इस रैशनल की बेस पे कन्वेंस कर सकता हूँ। तो फिर जो है वो लीड कहीं ना कहीं आप क्लोज भी कर पाएंगे, और उसके ऊपर कोई कंक्लूजन भी निकल पाएगा। अदरवाइज तो आप एक नेवर एंडिंग डिबेट में क्लाइंट के साथ चले जाएंगे, और अल्टीमेटली हो सकता है कि आप उसे फ्रस्ट्रेट कर दें, और वो क्लाइंट, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो आप देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप वो क्लाइंट ही लूज़ कर दें। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसीलिए डेवलपर्स यहाँ पर नहीं चल पाते इस तरह के रोल्स के अंदर, क्योंकि वो एक तो बहुत वर्क ओरिएंटेड होते हैं, और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हैं, उन अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं। और पब्लिक डीलिंग वाले लोग जो हैं वो अलग होते हैं, हर किसी का अपना अपना डोमेन है। तो जो पब्लिक डीलिंग करना जानते हैं मेरे ख्याल से उन्हें ही इस तरह के रोल्स में आना चाहिए। और इंसान अपनी नेचर डेफिनेटली खुद बहुत अच्छे से समझता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या समझते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और देन फिर आप वही काम करेंगे तो आप उसमें ना तो बोर होंगे ना थकेंगे, और उसमें आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे तो सकेंगे। अभी आपने फ्रेश लोगों के साथ भी काम किया है और जो हाईली प्रोफेशनल
एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, उनके साथ भी काम किया। तो आपने कभी कुछ नोटिस किया है कि सब में कोई एक स्किल मिस है, अगर वो स्किल आ जाए उसके अंदर तो मेरे ख्याल से वो अच्छा बंदा हो जाएगा। जैसे एक अभी हमने हाईलाइट करी कि प्रोफेशनल्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल नहीं होती। और फ्रेश जो कि जैन जी हैं, आपने कहा कि यार वो डरते वरते नहीं है किसी से, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक स्किल तो ये समझ आता है कि मिस है कि यार समझाना है, लेकिन ज़रा इस तरह समझाना है कि ना उसको बात भी समझ आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादातर कि क्लाइंट का कोई मसला है, क्लाइंट को अगर चीज़ें नहीं आ रही, जब भी तो वो आपके पास आया है मेरे ख्याल से। ऐसे ही है। तो आप क्या बोलते हैं, कौन सी स्किल आपके लिहाज से? अब मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके अंदर मेंटोरशिप की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, और वो अपने अंडर में जो रिसोर्सेज सर्व कर रही हैं उनकी मेंटोरशिप पे काम करें। और जो जेनजीज हैं उनके लिए ये है कि वो फेयरलेस तो होते ही हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा माइंडसेट अपना चेंज करने की ज़रूरत है, कि उनको अपनी स्किल्स को एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ये जो बहुत क्विक शिफ्ट्स जेनजीज करते हैं, इसका अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि वो डोमेन स्पेसिफिक होके नहीं चल पाते। अभी हेल्थ के डोमेन में हैं, फिर फिनटेक में आ गए, कल को किसी और डोमेन में चले गए। तो ये क्विक शिफ्ट्स उनको जो है किसी एक डोमेन के अंदर माहिर बनने से हमेशा रोकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें अगर हो जाएं कि जैनजीज जो हैं वो एक थोड़ा सा क्विक शिफ्ट्स को अवॉइड करें, और जो सीनियर्स हैं वो मेंटोरशिप पे काम करें, कि वो अपने अंडर में जो रिसोर्स हैं उनके पेन को समझें, उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होके चलें, और तो थोड़ी सी अपना एक उनके साथ ऐसी कोलेब्रेशन बनाएं कि वो बोर भी ना हो और उनको ऑफिस आने का दिल करे। जैसे मैं अपनी टीम के साथ जो जिस तरीके से बिहेव करता हूँ, या मेरी उनसे कोई जो कम्युनिकेशन होती है, तो वो बहुत डिफरेंट होती है। मैं उनको किसी भी काम में माइक्रो मैनेजमेंट का कायल बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं उनको टास्क बता दूँ, देन वो खुद मेरे पास आ जाएंगे, और उनको टाइम बाउंड ना करूँ। जेनजीज डोंट लाइक कि उनको टाइम बाउंड किया जाए, लेकिन वो काम वक्त पे ही करते हैं। इस चीज़ पे उन पे आपको थोड़ा सा भरोसा करने की ज़रूरत है। तो बस ये है कि एक्सपीरियंस रिसोर्स अगर ये कर ले तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, जिस तरह आपने शिफ्ट किया इंडस्ट्री में एकेडमिया से, तो अगर आप किसी को मशवरा देना चाहते हैं कि क्या प्रैक्टिकल मशवरा होगा कि वो अगर शिफ्ट करना चाह रहा है, या पहला तो ये कि आप थक गए हैं, बोले नहीं यार एकेडमिया में ही सही था? मैं क्योंकि एकेडमिया ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा हल्का होता है, इंडस्ट्री। यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी एज के डिफरेंट जो हैं वो पीरियड्स होते हैं, जिसमें आपको देखना होता है कि अभी जो मेरा जो पीरियड है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पे जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में कैरियर स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से पढ़कर निकलते हैं। और क्योंकि मैं एक बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जो लियारी में थी, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया था। तो मेरे लिए ये था कि मुझे देन फिर मैंने मास्टर्स एनईटी यूनिवर्सिटी से किया, तो मुझे ये था कि मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो बैचलर करने का मौका नहीं मिला। तो एकेडमिक्स इज़ द ओनली ऑप्शन कि मैं सारी यूनिवर्सिटी से बैचलर कर लूँ, जो मेरी ख्वाहिश थी। जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी थी, और चूंकि मेरी वाइफ भी जो है वो पीएचडी कर रही है मलेशिया से, और वो भी एकेडमिक्स के ही डोमेन में है, और अभी वो रिसेंटली बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। तो हम दोनों का माइंडसेट ये था कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाना है, इसलिए कि हम वहाँ के लोगों को देखें कि वहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो मैंने मल्टीपल टाइम ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि अब दिस इज़ द टाइम कि आई एम रेडी फॉर द इंडस्ट्री। देन मैंने इंडस्ट्री में ये शिफ्ट किया, मैं जो और है है वो अब इंडस्ट्री में वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ कि जब मैं फ्यूचर में दोबारा टीचिंग की तरफ जाऊँ, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस हो, जिसमें मैं बच्चों को इस तरीके से टीच कर पाऊँ कि वो मार्केट के लिए एक रेडी रिसोर्स के तौर पर सामने आए। और देन फिर ये होता है कि आप एकेडमिया को बहुत अच्छे से सर्व कर पाते हैं। तो ये डिफरेंट पीरियड्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से अभी जो मेरा करंट पीरियड है ये बहुत अच्छा है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। हो सकता है कि 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में मैं देन फिर ये
डिसीजन दोबारा रिवर्ट करूं और मैं एकेडमिक्स में दोबारा जाऊं, लेकिन जब मैं एकेडमिक्स में जाऊंगा तो मैं मेरे पास एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस होगा और उससे बच्चों को और इस कौम के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो किस तरह के प्रोफेशनल्स को वैल्यू करते हैं, स्किल बेस्ड या एटीट्यूड वाले? मतलब एटीट्यूड उनका अच्छा होना चाहिए या एटीट्यूड चला लेते हैं, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए? मेरी जो पहली जॉब अवांजा में थी बीइंग अ ट्रेनिंग मैनेजर, वो क्योंकि उसके अंदर मेरी रिपोर्टिंग एचआर हेड को थी और मैं एचआर डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि जब आप एक रिसोर्स को हायर कर रहे होते हैं तो पहली जो चीज़ देखा जाता है वो ये स्किल्स तो बाद में देखी जाती हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो कितना अच्छा टीम प्लेयर है और बाकी जो टीम एग्जिस्टिंग टीम है वो उनके साथ किस तरीके से जेल इन हो पाएगा। तो ये फैक्टर सबसे पहले देखा जाता है। तो ये आप उसके किस तरह बाद जज करते हैं, मतलब उसके अंदर जब इनिशियली वो होते हैं इंटरव्यूज़? इसमें होता ये है कि जो यूनिट हेड्स होते हैं वो नॉर्मली, आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस रिक्वायरमेंट की हायरिंग होती है उस रिक्वायरमेंट के बहुत सीनियर लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं। वो एग्जिस्टिंग टीम को भी जानते हैं और वो आने वाले बंदे को भी इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी रिजेक्शंस मैंने सिर्फ एटीट्यूड की बेस पे देखी हैं जो कि हाईली स्किल्ड लोग थे और मेरे इल्म में थी कि यार ये जो बंदा है इसका 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था और हर तरह से क्वालिफाइड था। जस्ट बिकॉज के वो फीलर आ जाता है जब आप एक एटीट्यूड वाले बंदे से बात कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि यार ये बहुत काबिल तो है लेकिन ये टीम के साथ तंग करेगा। नहीं चल पाएगा, ये चल और ये तंग करेगा एग्जैक्टली तो आप फिर वहाँ से स्टेप बैक कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि एक ऐसा बंदा जो कि शायद स्किल में थोड़ा सा एवरेज हो लेकिन वो बहुत अच्छा टीम प्लेयर हो, तो आप उसे फौरन ले लेते हैं क्योंकि आप स्किल्स सिखा सकते हैं लेकिन जो है आप वो मैनर्स और जो आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसको आप रीमॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब देखा जाता है कि जब हायरिंग हो रही हो तो हम हमेशा एक अच्छे किरदार का और एक अच्छे वाला एटीट्यूड। इंसान जो है वो इंडस्ट्री में आए। अच्छा, अगर अब्दुल समद भाई, एक हैं हमारे अब्दुल समद भाई जो आप हैं, और आप हैं प्री से स्वागत। अब्दुल समद भाई, और एक अब्दुल समद भाई हैं जो कि लेक्चरार थे, ट्रेनर थे। तो ये जो अब्दुल समद भाई हैं हमारे प्री सेल्स वाले, वो लेक्चरार अब्दुल समद भाई को क्या मशवरा देंगे अभी? मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है वो फ़ौरन से शिफ्ट करें और इंडस्ट्री में आए, क्योंकि आप अगर सिर्फ एकेडमिक्स में रहेंगे तो आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ सकेंगे और जब तक आप एकेडमी इंडस्ट्री में आएंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर आपको वो चीज़ सीखनी है तो आप फ़ौरन इंडस्ट्री में आएँ और इंडस्ट्री से वो चीज़ सीखें, देन आप दोबारा से एकेडमिक्स में जाएं, क्योंकि अब जैसे मैं अभी भी विजिटिंग फैकल्टी एज अ विजिटिंग फैकल्टी केएसबीएल में पढ़ा रहा होता हूँ। इस सेमेस्टर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये है कि अगले सेमेस्टर से दोबारा मेरी वहाँ पे एंगेजमेंट होगी और वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए जो है उनको पढ़ा रहा होता हूँ। तो उसमें मेरे पास बहुत सारे सीनियर्स भी होते हैं। तो अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा पढ़ाने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होता है। मेरे पीछे एक डोमेन का एक्सपीरियंस है, उस डोमेन से रिलेटेड मेरे पास एग्जांपल्स होती हैं और मैं हर चीज़ को रिलेट करता हूँ किसी स्पेसिफिक सिनेरियो से। तो और यानी जब कि मैं आप कह रहे हैं कि एकेडमिया में देर होगी मेरे को स्विच करने में? एकेडमिक्स में अब देर, नवीद भाई कहना तो दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि एकेडमिक्स में जैसे कि मैंने बताया कि मैंने लियारी यूनिवर्सिटी से जब तालीम हासिल की तो मुझे ये था कि मैं बड़ी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ पाता, लेकिन अब डेफिनेटली फाइनेंशियली उस वक्त वो पॉसिबल था। नहीं। देन उस शौक को मैंने वहाँ पर पढ़ा कर पूरा किया और वहाँ पे जो ऑडियंस थी उनके साथ डील करके वो चीज़ें सीखी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंसान पढ़ने के वक्त इतना शायद नहीं सीखता जितना वो पढ़ाने के वक्त सीखता है, क्योंकि जब आपको एक ऑडियंस को फेस करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आप वहाँ जाके जो है वो ब्लैंक नहीं खड़े हो सकते। दे आर पेइंग अ हैंडसम अमाउंट और वो आपकी क्लास में बैठे हुए हैं तो उनको आपको उनके उस पैसे को आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी कि उन्होंने इतनी फीस पे की है तो उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है।
तो उसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन सही करनी है, आप पड़ती ये है। ठीक करेंगे क्योंकि अब काफ़ी टीचर्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट होते हैं, इंडस्ट्री में कुछ और एग्जैक्टली। चल रहा होता है। हम्म। तो इस तरह के लेक्चरर्स हाँ इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि मेरे ख्याल से तो ज़रूरी हैं कि जो कि एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बैकग्राउंड हो। आई थिंक यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ऐसा ही है। रखना चाहिए। चलें अब्दुल समद भाई, आप लास्ट एंड करते हैं उसको। तो हमारी जो ऑडियंस है उसमें यूथ भी हैं, थोड़े हमारे जैसे मिडिल जी। एज वाले लोग भी हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने डोमेन में रहते हुए जो है वो आप अपने डोमेन से ईमानदार रहें, अपनी ज़ात के साथ ईमानदार रहें और मेहनत करें, क्योंकि देर इज़ नो शॉर्टकट कि आप जिससे जो है वो क्विक सक्सेस आपको मिल जाए। ये ज़िंदगी है, ये लॉटरी नहीं है। आप यहाँ पे क्विक सक्सेस जिन्हें मिलती भी है उनके पास से फ़ौरन जितना जल्दी आती है उतना जल्दी चली भी जाती है। तो आप जितनी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करेंगे, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करेंगे, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो हमारी यूथ हो, तो अपने आप को क्वेश्चन करें। आपका दिन की इब्तदा और दिन का इख्तिताम उसमें देखें कि मेरे बिहेवियरल चेंजेस मैंने कितने अपने अंदर फिक्स किए, और दिन के अंदर आप एक नज़रसानी करें कि नॉलेज वाइज आपने कितना ग्रूम किया, पर्सनली कितना ग्रूम किया, कौन सी ऐसी बैड हैबिट थी जो कि उस दिन आपने प्रैक्टिस नहीं की। और इस तरीके से जब आप 40 दिन तक मुसलसल ये अमल करते रहेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और यही चीज़ आपको प्रोफेशनल करियर में भी हेल्प करेगी और पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूथ हैं वो आगे जाएंगे और वो अपनी फैमिलीज़ बनाएंगे उन, और वो फिर डेफिनेटली उन उन फैमिलीज़ के आगे जो जनरेशन्स होंगी तो वो उन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे अभी से काम करें। और जो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, जो कि हमारी ऐसी ऑडियंस है जो डेफिनेटली एज के उस ब्रैकेट में है कि उनके लिए ये चीज़ इतना आसान नहीं होता, बट वो भी कोशिश करें कि वो अपने बिहेवियर के अंदर सब्र लेकर आएँ और बर्दाश्त लेकर आएँ, और बच्चों के साथ शफ़क़त से बात करें, शफ़क़त से पेश आएँ। तो बस अपने दीन को समझें, दीन को समझने से ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि हमें किस तरीके से जो है ज़िंदगी गुजारनी है। एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। अगर हम उसे समझ लेंगे तो हमारे लिए ज़िंदगी के 1400 साल पहले सारे मसाइल का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दे दिया। ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये तो मसले हम लोगों ने अभी फिगर आउट किए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अपने दीन को ही सिर्फ समझ लें तो ये सब मसले हल हो जाएंगे और हर इंसान एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है। चलें अब्दुल समद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, यू आर आपने टाइम वेलकम। निकाला और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्लियर हो गया कि जो डिग्री है बेसिकली वो एंड नहीं है, स्टार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्किल्स और कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री। तो चलें भाई, ये एपिसोड में इतना ही, हमारी बातें चलती रहेंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ। और जब अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।